हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रॉक्सी ज्ञान। मेरा नाम शबाज है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, हमने एविएशन रिलेटेड कोर्स को स्टार्ट किया है हमारे चैनल में। तो अभी तक हमने 4 वीडियोस इसके ऊपर बनाए हैं, एविएशन रिलेटेड टर्म्स और एयरपोर्ट्स में किस तरह से टर्म्स यूटिलाइज किए जाते हैं। क्योंकि हाल ही में क्या हुआ है, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के ज़रिए से कई सारे नोटिफिकेशंस पड़े हैं जूनियर एग्जीक्यूटिव्स के लिए फॉर एयरपोर्ट ऑपरेशंस एंड फॉर एटीसी। तो अगर आपने उसमें सिलेबस में देखा होगा तो 20% ऑफ पार्ट हैज़ बीन एलोकेटेड टू एयरक्राफ्ट नॉलेज। तो इसके बारे में भी जानना बहुत ज़रूरी होता है। राइट, जिस ऑर्गेनाइजेशन में आप काम करने जा रहे हैं उसके बारे में आपकी नॉलेज ना हो देन ये ठीक बात नहीं है। राइट, तो इसीलिए हमने एक फ्री कोर्स स्टार्ट किया है। तो सारा कुछ जो सिलेबस में मेंशन है उसके हिसाब से हम वन बाय वन कवर करते आ रहे हैं अभी तक। तो ये आई थिंक ये 5वां लेक्चर होगा हमारे इस कोर्स का। तो इसमें हम आपको इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में बताएंगे जो कि सिर्फ एविएशन रिलेटेड के लिए डील किया जाता है, जैसे कि आईसीएओ हो गया और आईएटीए हो गया, जो आईटा के नाम से भी हम कहते हैं। तो वन बाय वन हम आज इसके बारे में पढ़ेंगे, कब इनको फाउंड किया गया था और क्या क्या इनके गोल्स हैं और क्या क्या इनके गाइडलाइंस है जो इशू किए जाते हैं, और इनके इश्यूज़ के बारे में भी आज हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों, इसी जोश और उम्मीद के साथ स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर हमारा। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक छोटा सा इंपॉर्टेंट अपडेट देना चाहता हूँ कि अगर आपको इसी तरह इंटरेस्टिंग कोर्सेज देखना है तो हमारा वेबसाइट है www.proxygyan.com बोल के। वहाँ पे जाइए, विजिट कीजिए, और कई सारे एजुकेटर्स ने बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से वहाँ पे पढ़ा रखा है। और दूसरा इंपॉर्टेंट अपडेट ये है, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, कि आपके कोई भी मैथ्स डाउट्स हो फ्रॉम एनसीईआरटी से लेकर यूपीएससी एग्जामिनेशन तक, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो पूछे जाते हैं वो सारे डाउट्स आपको अभी रियल टाइम में सॉल्व कर दिए जाएंगे। मतलब ये है कि आप अपना जो सेशन बुक कर सकते हैं हमारे वेबसाइट के जरिए से। तो वहाँ पे जो हमारे मैथ्स के एक्सपर्ट एजुकेटर्स हैं वो आपको विद इन 30 मिनट सारे डाउट्स आपको क्लियर कर दिए जाएंगे। और साथ ही साथ आपको एक पर्सनल गाइडेंस भी मिलेगा कि मैथ्स सब्जेक्ट में आप किस तरह से जो है प्रिपरेशन करना चाहिए फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, और कौन से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो आपको आइडिया के लिए आप एक काम कीजिए, इस लेक्चर के बाद हमारा वेबसाइट विजिट कीजिए। तो वहाँ पे आपको एक सेशंस के बारे में क्लियरली मेंशन हुआ होगा। अपने टाइम और रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप अपने सेशन को बुक कर सकते हैं। तो जल्दी से जाइए, आज ही चेकआउट कीजिए। तो चलिए दोस्तों, आज का लेक्चर हम कंटिन्यू करते हैं। तो पहला जो इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन है उसका नाम जो है आईसीएओ। राइट, तो एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है दोस्तों। इनका मकसद यही है कि जितने भी एविएशन रिलेटेड इंडस्ट्रीज हैं, जितने भी एयरपोर्ट्स हो या एयरलाइंस हो, तो उनको प्रॉपरली रेगुलेट करना, एक स्टैंडर्ड एंड प्रोसीजर्स जो है मेंटेन करना, और पीसफुल रहे सारे ग्लोबल एयर नेविगेशन में। देखिए, आपको कई बार डाउट आ रहा होगा। एक स्टूडेंट ने मुझे पूछा था कि सर बस स्टेशंस भी रहते हैं, रेलवे स्टेशंस भी रहते हैं, आप जो है वहाँ पे अगर देखेंगे तो इतना सेंसिटिव एरिया नहीं माना जाता है, उनके लिए कोई ऑर्गेनाइजेशंस नहीं है। अगर आप इंडिया की डिपार्टमेंट, अब इंडिया के रेलवेज की बात करें तो सिर्फ हमारे जो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे है वही हैंडल करती है। बट जब भी अगर आप एविएशन के बारे में बात करते हैं ना, तो इतने सारे गाइडलाइंस, इतने सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, डोमेस्टिक ऑर्गेनाइजेशन उस पर काम करती है। क्योंकि बेसिकली ऐसा होता है दोस्तों, एविएशन एक वेरी सेंसिटिव एरिया है। ओके, तो आपने कभी ऑब्जर्व किया है कि बस स्टैंड में, रेलवे स्टेशन में आपको इतनी चेकिंग नहीं की जाती। आपको जो है ट्रेन आपकी 7 बजे है तो आपको 5 बजे आकर बैठना नहीं पड़ेगा। यहाँ पे वैसा नहीं होता है। एयरपोर्ट, आपकी प्लेन जो है 8 बजे है तो आपको 6 o'clock को एयरपोर्ट को पहुँच जाना चाहिए। कई सारे जो है चेकिंग की जाती है, आपकी बैग्स के चेकिंग होती है, लाइक सीआरपीएफ रहते हैं वहाँ पे, कि प्रॉपरली एक रूल्स एंड गाइडलाइंस मेंटेन, प्रोसीजर्स फॉलो किया जाता है। ऐसा क्यों, कई सारे बच्चों के डाउट में रहता है। क्योंकि देखिए, इंटरनेशनल या फिर कोई भी डोमेस्टिक एयरलाइंस ले लीजिए आप, तो जब भी एयरपोर्ट की अगर आप बात करें तो एक वेरी सेंसिटिव जोन है दोस्तों। ओके, तो इसीलिए अगर आपने देखा होगा कई सारे प्लेन्स को हाईजैक कर लिया जाता है, और कई सारे टेररिस्ट अटैक्स भी होते हैं। ज़्यादातर वो एयरपोर्ट्स और एविएशन की लोकेटेड को चुनते हैं, क्योंकि जब भी ऐसा कोई अटैक होता है ना तो इट विल बिकम ए ग्लोबल न्यूज़। तो ग्लोबल अट्रैक्शन के लिए लोग ऐसे काम करते हैं। तो इसलिए एयरपोर्ट्स और सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन जितने भी हैं, एक वेरी सेंसिटिव एरिया के अंडर इनको डील किया जाता है। वहाँ पे प्रॉपर चेकिंग होती है, और आईडी कार्ड्स, राइट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, दे विल आस्क मेनी मोर थिंग्स फॉर यू। तो इसीलिए अगर आपने एयरपोर्ट में जो प्लेन में ट्रैवल किया होगा तो आपको 2 घंटे पहले या 3 घंटे पहले जाना पड़ता है चेकिंग एवरीथिंग के लिए। राइट, सो जैसे मैंने आपको बताया, बिकॉज इट्स ए ग्लोबल इशू, अगर वहाँ पे कुछ हो जाए ना तो सारे कंट्रीज का ध्यान वहाँ पे चले जाता है। तो इसीलिए
तो चलिए अभी इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात कर लेते हैं। आईसीएओ इसका जो शॉर्ट फॉर्म है, एक यूनाइटेड नेशन की स्पेशल एजेंसी है। इसको एस्टैब्लिश किया गया था कब? 1944 में। एक एग्जाम में, प्रीवियस एग्जाम में आपको पूछा गया था दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट है, आप नोट डाउन कर लीजिए कि इसके कब इसको लाया गया था। देखिए 7 दिसंबर को एक सिविल एविएशन की जो कन्वेंशन हुआ था चिकागो में, तो उस वक्त ये साइन किया गया था हम एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे जो कि सारे एयरलाइंस, दुनिया के जितने भी एयरलाइंस है, एयरपोर्ट्स है, उसको एक स्टैंडर्ड्स और प्रोसीजर बना के देगी ताकि हम एक पीसफुल और ग्लोबल एयर नेविगेशन कर पाए। ओके, तो इसके तहत ही आईसीओ को बनाया गया है। तो इनका मेन मकसद यही है दोस्तों कि प्लानिंग करना, डेवलपमेंट करना इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट को, और किस तरह से नए नए रिफॉर्म्स लेकर आ रहे हो। क्योंकि देखिए 10 साल पहले जो कहानी थी, अब 10 साल बाद वो कहानी नहीं है। कई सारे ऐसे सेंसिटिव एयरपोर्ट्स डिक्लेयर कर दिए गए हैं, वहाँ पे अलग ही गाइडलाइंस अप्लाई होते हैं जिस तरह से नॉर्मल डोमेस्टिक एयरपोर्ट के लिए अप्लाई किया जाता है। तो सारा कुछ काम टाइम टू टाइम अपडेट होना वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर अपडेट नहीं रहा ना तो फिर विल फेस मेनी ग्लोबल इश्यूज। तो प्लानिंग एंड डेवलपमेंट दे विल डू बाय द आईसीएओ। और इंडिया के साथ, इंडिया भी याद रख लीजिए, इंडिया इज ऑल्सो द मेंबर ऑफ आईसीएओ। तो 193 मेंबर्स रहेंगे आपको टोटल, इंडिया के साथ मिलाकर बता रहा हूँ। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है दोस्तों? मॉन्ट्रियल, कनाडा में है। इसके हेडक्वार्टर आपको पूछने के हाई चांसेस हैं। फाउंडिंग ईयर 1944, वो भी आपको हाई चांसेस है। और कौन से कन्वेंशन के तहत इसको फॉर्म किया गया था वो भी आपको पूछ सकते हैं। राइट, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया कि आईसीएओ जो है एक यूनाइटेड नेशन के तहत इसको बनाया गया था, एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है। तो ऑब्वियसली जितने भी अदर ऑर्गेनाइजेशंस है जो यूनाइटेड नेशन के साथ काम कर रहे हैं, जैसे कि डब्ल्यूएमओ हो गया, मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट एक वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन केस में, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं किस तरह से वेदर रिपोर्टिंग होनी चाहिए फॉर एयरक्राफ्ट्स टू फ्लाई। तो सारा डाटा आपको डब्ल्यूएमओ के द्वारा सप्लाई किया जाता है। उसके बाद इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन भी साथ देता है इनके, और यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन है। एंड मेन बात, डब्ल्यूएचओ इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, नेक्स्ट हो गया इंटरनेशनल मेरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन। ये भी आपको एक इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो मेरीटाइम रिलेटेड बनाया गया था। तो इन सारे लोगों के साथ मिलकर आईसीओ काम करता है, क्योंकि इन सारे लोगों की इंफॉर्मेशन उसे जरूरत होती है फॉर पीसफुल एयर नेविगेशन के। और कई सारे नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन भी है, जैसे आईटा हो गया, अभी हम आगे पढ़ेंगे। ओके, जो उनके जरिए से कोड्स इशू किया जाता है एयरप्लेन्स को। उसके बाद एयरपोर्ट्स काउंसिल इंटरनेशनल, जितने भी मैंने मेंशन किए हैं आप बस थोड़े याद कर लीजिए, नॉन गवर्नमेंटल से थोड़े और आईसीओ से थोड़े, क्योंकि अगर आपको एग्जाम में पूछे तो आप इजीली उसको आंसर कर पाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा जो इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है वो आईटा है। ओके, तो इससे पहले मैं आपको आईसीएओ जो हमने पढ़ा था अभी, इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, तो उसके इश्यूज के बारे में बता देता हूँ। क्योंकि रिसेंटली क्या हुआ था, एक पाकिस्तान ने हमारे इंडियन एयर स्पेस को अलाउ करना बंद कर दिया था, परमिशन नहीं दिया था। ओके, तो इन्होंने अभी हमारे इंडियन गवर्नमेंट में इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन पे वहाँ पे एक जो एक रिपोर्ट फाइल की थी पाकिस्तान के खिलाफ, क्योंकि वो डिनाई कर रहा है उनके एयर स्पेस को यूज़ करने के लिए। बिकॉज हम लोगों को क्लियरेंस चाहिए था, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर की एयरक्राफ्ट थी वो सऊदी अरेबिया को जा रही थी, 2019 की बात है, इवन दो इट्स लॉन्ग बैक, बट एनी हाउ किस तरह से रेजोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं और क्या क्या इश्यूज यहाँ पे दर्ज किए जाते हैं इश्यू, उसके बारे में मैं आपको बता रहा था। तो उसके बाद कई कई उन्होंने आलोचनाएं की, और जब पाकिस्तान ने रिप्लाई में दिया है कि जैसा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जम्मू कश्मीर को लेकर वहाँ पे जो ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रहे हैं, इसके तहत इन्होंने कैंसिल कर दिया था एयर स्पेस। दैट्स वेरी डिफरेंट इशू। बट एनी आई वांटेड टू से फ्रॉम दिस पॉइंट कि आईसीओ जो है दोनों कंट्रीज के एयर स्पेस को रिलेटेड के क्वायरीज और इश्यूज भी रिजॉल्व करता है। ओके, तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है आईएटीए। इसका फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन। क्लियर? इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है और इसका कोई ताल्लुक नहीं है दोस्तों विद यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली और एनीथिंग। बट इसका मेन काम ये है कि जितने भी शेड्यूल एयरलाइंस हैं, शेड्यूल का मतलब देखिए जो रजिस्टर है इस आईएटीए के अंदर, उसे हम शेड्यूल एयरलाइंस कहते हैं। जैसे कि इंडिगो हो गया, एयर इंडिया हो गया, जितने भी एयरलाइंस आपको देख रहे हैं ना, इंटरनेशनली ले लीजिए आप, तो सारे एयरलाइंस इनके अंडर रजिस्ट्रेशन हुए रहते हैं। तो अगर आपने देखा होगा, मैं आपको इंडिगो का ही एग्जांपल देता हूं, तो इंडिगो के हर फ्लाइट के नंबर से आगे आपको 6E बोल के लिखा रहता है। सो इसको हम आईटा कोड कहते हैं। तो आईटा के द्वारा हर एयरलाइन को एक एक कोड दिया जाता है ताकि वो रजिस्टर, जब आप रजिस्टर हो जाएंगे ना तो उसके बाद आपको कोड मिलेगा इसका। और इन सारे एयरलाइंस को जो है सिक्योर मेंटेन करना, सेफ रखना इनको और रिलायबल रखना,
ताकि कोई फ्यूचर में ग्लोबल इश्यूज ना हो इन एयरलाइंस के बीच में, और या फिर कोई डोमेस्टिक इश्यूज ना हो। ये सारा कुछ आपको आईटा के जरिए देखा जाता है। तो अभी तक अप्रॉक्सीमेटली डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल मिलाकर सारे दुनिया में 275 एयरलाइंस इनके तहत रजिस्टर हो गए हैं। ओके, इसमें आपको कई सारे कार्गो प्लेन्स मिलेंगे, कई सारे जो है एविएशन जो विच इज़ रिलेटेड टू प्राइवेट जेट्स वो भी आपको मिलेंगे इसमें, राइट। तो कई सारे ऐसे प्लेन्स हैं जो इनके तहत रजिस्टर किया जाता है। जब भी अगर आप रजिस्टर हो जाएंगे तो उसको शेड्यूल एयरलाइंस कहते हैं लोग, और उसको हर एक एयरलाइंस को एक एक कोड दिया जाता है। क्लियर? और इनका मकसद यही है कि प्रॉपर जो है सिक्योरिटी बनी रहे, सेफ्टी बनी रहे, ताकि कोई एयरलाइन या फिर कोई फर्जी एयरलाइन ना आ जाए। कि ऐसे भी करते हैं लोग, क्योंकि क्या हो गया, कई सारे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ऐसे भी प्लान कर सकते हैं कि अपने एयरलाइंस जो जनरल एयरलाइंस है उसके बीच में अपनी एयरलाइंस भी लाकर खड़ा कर देंगे, अपने प्लेन भी लाकर खड़ा देंगे। इन सारे चीज़ों को अवॉइड करने के लिए ये सब किया जा रहा है। तो आईटा को कब फाउंड किया गया था? 1945 में, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो हवाना क्यूबा में रहेगा। कि तो इससे पहले जो इंटरनेशनल एयर ट्रैफिक एसोसिएशन कहा जाता था, जो 1919 में आफ्टर वन वर्ल्ड वॉर के बाद इसको इस्टेब्लिश किया गया था, तो उसके तहत ये लोग भी ऐसे कर रहे थे ताकि एक पीसफुल बना रहे। क्योंकि जर्मनी में जब वॉर चली थी वहाँ पे कई सारे मिस कैलकुलेशंस हुए थे वहाँ पे, और मिस यूज़ हुआ था। तो एक प्रॉपर यूसेज के लिए इन्होंने इंटरनेशनल एयर ट्रैफिक एसोसिएशन को बनाया था 1919 में। बट एनी हाउ उसको ओवरकम करके, उसको जो है अभी डिसकंटिन्यू करके IATA को बनाया गया, इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन। और इसका जो फाउंडिंग ईयर है 1945 के। तो टोटल एयरलाइंस आपको हमने जो बताया था 275 एयरलाइंस है। और उसके साथ साथ आपको कई सारे 57 एयरलाइंस है फ्रॉम 31 कंट्रीज अभी जो करेंटली पार्टनर हुए हैं। और इनके जो मेन ऑफिसर्स हैं वो आपको मॉन्ट्रियल कनाडा में मिलेगा। जैसे हमने पढ़ा था ICAO का भी कनाडा में ही है, मॉन्ट्रियल में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ रहेगा दोस्तों? जेनीवा, स्विट्जरलैंड। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो प्रीवियस अगर आप ICAO का हेडक्वार्टर्स देखेंगे तो मॉन्ट्रियल कनाडा है, और इसका जो हेडक्वार्टर है IATA का वो जेनीवा, स्विट्जरलैंड है। क्लियर हो गया? तो कई लोगों को जो है डाउट आ रहा होगा कि इसके ज्वाइन होने से हम लोगों को क्या फ़ायदा मिलेगा। तो कई सारे फ़ायदे हैं दोस्तों, क्योंकि देखिए जब आप आईटा का जो मेंबरशिप लेंगे तो आपकी जो एयरलाइंस है वो एक इंटरनेशनल फुटप्रिंट में एंटर होगी। आप इससे इंटरनेशनल मार्केट को जो है कैप्चर कर सकते हैं, अपने एयरलाइंस को एक्सप्लोर कर सकते हैं आप, और कई सारे इंटरनेशनल मेंबर एयरलाइंस उसके साथ कोलैबोरेशन करके भी आप काम कर सकते हैं। ओके, और अपने नेटवर्क ऑपरेशंस को आप बढ़ा सकते हैं इसके ज़रिए से, और अपने जो ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस की जाती हैं इन केस ऑफ सेफ्टी, सिक्योरिटी, ये सारा कुछ आप अपने एयरलाइंस में इंडल्ज कर सकते हैं। तो ये फ़ायदा होता है जब भी अगर आप आईटा के मेंबर बनते हैं, आपको ग्लोबल प्रैक्टिस मिलेगी, उनके जो टेक्नोलॉजीज है वो भी आप ट्रांसफ़र किए जाएंगे। राइट, क्लियर हो गया आपको? तो मेनली इस स्लाइड में आप इसका हेडक्वार्टर याद कर लीजिए, जेनीवा, स्विट्जरलैंड में। और टोटल इसके आपको अभी अप्रॉक्सीमेटली 290 हो चुके हैं एयरलाइंस। पहले तो 275 था, अभी रिसेंट डेटा के हिसाब से 290 एयरलाइंस हो गए हैं दोस्तों। और इससे पहले जो इसी तरह का एक फॉर्म किया गया था, उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या था? इंटरनेशनल एयर ट्रैफिक एसोसिएशन। ओके, तो आपको एग्जाम में ऐसा भी पूछ सकते हैं, द सक्सेसर ऑफ IATA, मतलब इंटरनेशनल एयर ट्रैफिक एसोसिएशन का सक्सेसर कौन था? तो इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन एसोसिएशन हो गया, ट्रैफिक की जगह ट्रांसपोर्ट आ गया। तो चलिए लेट्स मूव ऑन। तो जैसे मैंने आपको बताया कि बेनिफिट्स ऑफ ज्वाइनिंग IATA, कि आप जो है अपने नेटवर्क ऑप्शंस को बढ़ा सकते हैं, ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस, इनोवेशंस को आप अपने एयरलाइंस में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, और उनके जो भी सेफ्टी स्टेप्स और सिक्योरिटी स्टेप्स फॉलो करते हैं वो लोग, वो भी आपको ट्रांसफ़र किया जाएगा। सो दिस आर द फ्यू बेनिफिट्स। ओके, तो लेट्स मूव ऑन। तो जैसे आपने देखा कि स्पाइस जेट जो एक फर्स्ट इंडियन लो कॉस्ट एयरलाइन थी जो आईटा का मेंबर बनी थी। स्पाइस जेट, इसको कभी कभार पूछ लेते हैं आपको, जस्ट आप जनरल नॉलेज की तरह याद रख लीजिए। ओके, तो लेट्स मूव ऑन। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन विच इज रिलेटेड टू एविएशन इज जनरल एविएशन मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन। ओके, सो ये जो है मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड है, दे आर नॉट कम्प्लीटली डील विद द एयरलाइंस एंड ऑल। ओके, बट एनी हाउ एविएशन के बारे में तो मैन्युफैक्चर कर रहे हैं लोग, तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है हम इसके बारे में भी डिस्कस करें, क्योंकि एग्जामिनर पता नहीं कहाँ से क्वेश्चन पूछ ले। कैसा नहीं कि क्योंकि वो भी जानता है जब भी सिविल एविएशन के बारे में बात करें तो लोग ICAO और आईटा के बारे में ही पढ़कर आएंगे, उसके बाद कोई नहीं रहेगा, उनको पता नहीं रहेगा, तो वहाँ से वो क्वेश्चंस निकालेगा। ठीक है, सो गामा का जो फुल फॉर्म है वो जनरल एविएशन मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन है, और इसका मकसद यही है कि एक जनरल वेलफेयर बना रहे जितने भी एयरलाइंस हैं, और मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज की बात कर रहा हूँ दोस्तों, नॉट रनिंग कंपनी, और इंटरेस्ट उनके एक्टिविटीज़ को, उनके बिजनेस को बनाए रखें।
और ये जो एक एसोसिएशन है जो कि 55 मैन्युफैक्चर कंपनी को रिप्रेजेंट करता है। इनमें कई सारे जो है इंजन्स बनाए जाते हैं, जैसे आगे हम वो लेक्चर उसके पर भी लेक्चर्स लेकर आऊँगा मैं, जिसपे हम डिस्कस करने वाले हैं बोइंग के बारे में, एयरबस के बारे में, और जी जो मोटर्स है वो भी आपको एयरप्लेन्स मैन्युफैक्चर करते हैं। तो सारा जो लॉकहेड मार्टिन है उसके बारे में हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। दे आर ऑल कम्प्लीटली रिलेटेड टू द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, ये बात आप क्लियर कर लीजिए। ओके, दे आर नॉट रिलेटेड टू एनी एयरलाइंस। तो जितने भी इंजन्स बनाने वाले कंपनीज, एवियोनिक्स और कंपोनेंट जो भी बनाते हैं, तो एक प्रॉपर एसोसिएशन रहता है उनका, राइट। कहीं भी ले लीजिए आप, कोई भी इंडस्ट्री ले लीजिए, वहाँ पे तो यूनियन लीडर्स रहेंगे, एक यूनियन लीडर रहेगा उसमें, एक एसोसिएशन रहेगा, ताकि अपने जो प्रॉब्लम्स हैं, अपने जो ग्रीवेंसेस हैं, वहाँ पे आप इसको रिजॉल्व कर सकते हैं। तो ये बेसिकली ये भी यही काम करता है। ओके, तो इनका मकसद ये है कि मैन्युफैक्चरिंग हो, मेंटेनेंस, रिपेयर किया जाए प्रॉपरली। जितने भी एयरलाइन से लोग बेच रहे हैं ना, बोइंग, एयरबस, तो क्या वो प्रॉपर क्वालिटी के बेच रहे हैं या फिर प्रॉपर चेकिंग की जा रही है उन पर, क्योंकि जान का मामला है, लोगों की ज़िंदगी का मामला है। अगर एक एयरक्राफ्ट अगर क्रैश हो जाए तो उसके साथ 180 लोग मिनिमम में, जो सीट कैपेसिटी बता रहा हूँ, सारे के सारे मर जाएंगे। क्योंकि इस तरह नहीं है कि बस की तरह कि अगर आप आग आ रही है तो आप शीशा फोड़ के कूद के चले जाएंगे, उस तरह नहीं होगा ना। जब एक बार एयरक्राफ्ट टेक ऑफ हो जाती है ना, देन गॉड विल हेल्प अस। ओके, तो उस वक्त जो है एयरक्राफ्ट फ्लीट्स को मेंटेन करना, उनके जो क्वालिटी है, उसके जो डिफेक्ट्स, उसको फाइंड आउट करना इस एसोसिएशन का काम है। ओके, और इन्होंने कई सारे, इसके अलावा कई सारे एयरक्राफ्ट फ्लीट्स को भी बनाए हैं और पायलट स्कूल्स भी इन्होंने डिज़ाइन किए हैं, ताकि ट्रेनिंग दें हम प्रॉपरली, किस तरह से आप सेफ्टी और सिक्योरिटी का ख्याल कर सकते हैं। तो इन्होंने अपना फर्स्ट जो मीटिंग रखा था वो 1970 में रखा था। एक्चुअली आप इसका फाउंडिंग ईयर भी वही है, फाउंडिंग ईयर की तरह आप याद कर लीजिए। जो एसोसिएशन बना था 1970 में, और उसका हेडक्वार्टर जो है आपको यूएसए में। क्लियर दोस्तों आपको? सो गामा इज रिलेटेड टू, आपको जो है फुल फॉर्म में ही मानी मिल जाएगी, मैन्युफैक्चर रिलेटेड है। और इसका जो कब फाउंड किया गया था 1970 जनवरी 2, हेडक्वार्टर जो है आपको यूएसए में। दे आर मेनली डील विद द मैन्युफैक्चरिंग, मेंटेनेंस, रिपेयर। ओके, तो लेट्स मूव ऑन। नेक्स्ट विल बी द फ्लाइट सेफ्टी फाउंडेशन। सो फ्लाइट सेफ्टी फाउंडेशन इज नथिंग बट इट नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, आप समझ लीजिए, जैसा एनजीओस की तरह काम करते हैं। बट इनका काम ये होता है कि ये लोग रिसर्च में ज़्यादातर फोकस करते हैं। तो अगर आपने नाम में देखा होगा फ्लाइट सेफ्टी, किस तरह से हम और सेफ्टी इंक्रीज कर सकते हैं, तो अभी कई सारे गाइडलाइंस आ गए हैं। अगर आपने देखा होगा, एक अलग ही कोर्स डिज़ाइन किया है इन लोगों ने, क्या क्या चीज़ें लेकर जाना चाहिए प्लेन में। कई सारे रेस्ट्रिक्शंस है, आपको कोकोनट अलाउ नहीं है, आपको चाकू, जो नाइफ कम कहते हैं, वो अलाउ नहीं, सिर्फ आपको एग्जम्पशन दिया गया है सिख लोगों के लिए। ठीक है, और कई सारे लाइटर्स अलाउ नहीं है, और कई सारे ऐसे इश्यूज हैं जो एविएशन को खतरा पाया जा सकता है इनकी वजह से। तो दे वर्क मेनली ऑन सेफ्टी। आप किस तरह से कार्गो लोड करेंगे, या डेंजरस गुड्स आप जो है बैग्स के साथ नहीं लोड किया जाएगा। और कई सारे आपको जो है एक नोटाम दिया जाता है, नोटिफिकेशन टू कैप्टन। तो उसमें ये लिखा रहता है कि आपकी प्लेन में, इस अपार्टमेंट में, मतलब जो कंपार्टमेंट बोलते हैं ना, सॉरी अपार्टमेंट नहीं, कंपार्टमेंट, इस कंपार्टमेंट 1-2 में वहाँ पे एक अल्ट्रा वायलेट रेस का कुछ लोड किया गया है। एक उसे हम नोटाम कहते हैं, नोटाम इज नोटिफिकेशन टू द कैप्टन। तो उसको पता रहता है कि, क्योंकि अगर जब भी वो प्रॉब्लम कोई फेस करे, क्योंकि जब एयरलाइंस टेक ऑफ हो जाती है ना, तो द इट एंटायर कम्स अंडर द हैंड ऑफ पायलट। जब भी उसे ऐसा लगे कि धुआं आ रहा है, जब भी उसे ऐसा लगे कि कोई जो है सायरन आ रहा है, तो उसको पता चले ना कि क्या प्रॉब्लम है। जब आप नोटिफिकेशन ही नहीं देंगे कैप्टन को, तो किस तरह से क्या पता लगाएगा कि कौन से कंपार्टमेंट में क्या क्या लोड किया गया है। तो वे भी वेरी इंपॉर्टेंट है। जो रैंप एजेंट के बारे में हमने बात की थी पिछले लेक्चर में, आपने देखा होगा आई थिंक, तो वो ये लोग जो है इस नोटिफिकेशन को देते हैं कैप्टन को जाकर। ओके, तो ये सारा कुछ सेफ्टी फाउंडेशंस के बारे में बस मैं एग्जांपल के तौर पे बता रहा था आपको। तो सेफ्टी, और कितने मीटर्स में लोड करना है, कितना लगेज लोड करना है, और कई सारे ऐसे हैं जो आप कंबाइन लोड नहीं कर सकते, जैसे डेंजरस गुड्स कहते हैं उसको, और अल्ट्रा वायलेट रेस के भी कुछ गुड्स जाते हैं, ट्रांसपोर्ट किया जाता है, तो उसके साथ आप जो है वोलेटाइल गुड्स को लोड नहीं किया जाता। ये वेरी टेक्निकल डिटेल्स है, और आपको जब आप सेलेक्ट हो जाएंगे तो आपको पता लगेगा, ट्रेनिंग में आपको पता चलेगा। बट एनी हो, ये सारा कुछ जो है सेफ्टी का काम इस एसोसिएशन या फिर इस फाउंडेशन के द्वारा किया जाता है। और इसके तहत इनके कई सारे जो अकम्पलिशमेंट भी हैं। इन्होंने फर्स्ट सिविल एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन वर्कशॉप को भी खोला है, और फर्स्ट इंटरनेशनल एयर सेफ्टी सेमिनार भी इन्हीं के द्वारा कंडक्ट किया गया है सारे ग्लोबल में, कि किस तरह से आप सेफ्टी को बढ़ा सकते हैं। ओके, और कंप्यूटर मॉडलिंग के तहत ये लोग बताते हैं कि आप किस तरह से एक्सीडेंट्स होते हैं, ओके,
अगर आप इस तरह से मिक्स लोडिंग करेंगे तो आपको किस तरह से एक्सीडेंट्स ट्रिगर होता है। एंड कई सारे ऐसे इनिशियल स्टडीज़ और बेसिक एविएशन सेफ्टी डिवाइसेस और कई सारे इन्होंने डेवलप किया है इस सेफ्टी फाउंडेशंस के द्वारा। और इसको कब फाउंड किया गया था दोस्तों? इन 1947 बाय जेरोम एफ जेरी, लेडर है इनका नाम। और मोर देन 192 नेशंस आर द पार्ट ऑफ दिस एफएसए। ओके, लोकल हो गया, रीजनल, नेशनल, पॉलिटिकल इंटरेस्ट, सारा कुछ इसमें आपको इंक्लूड किया जाता है। और हमेशा वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप नोट्स बना रहे तो लिख लीजिए, ये हर मंथ एक मैगजीन को पब्लिश करते हैं और उसका नाम है एरो सेफ्टी। क्या नाम है दोस्तों इस मैगजीन का? एरो सेफ्टी। नाम में ही है आपको सेफ्टी। तो सारा कुछ सेफ्टी गाइडलाइंस जो टाइम टू टाइम ये लोग अपडेट करते हैं उस मैगजीन में आपको पढ़ने को मिलेगा। और इसको कंट्रोल किस तरह से किया जाता है, मतलब ये जो ऑर्गेनाइजेशन है वो किस तरह से आपको चलाया जाता है। तो पहली बात तो देखिए, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स रहते हैं इसको कंट्रोल करने के लिए। और बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में आपको 35 इंडिविजुअल्स होते हैं, जिसमें तरह तरह के इंडस्ट्रीज के एक्सपर्ट्स लाया जाता है। ऐसा नहीं कि दे आर कम्प्लीटली फ्रॉम एविएशन। कोई जो है सेफ्टी का जो है वहाँ से लेकर आते हैं, कोई फायर डिपार्टमेंट से कोई रहता है वहाँ पे, कई सारे ऐसे हेल्थ एक्सपर्ट्स रहते हैं, क्योंकि कई सारे मेडिकल इक्विपमेंट्स में आपको ट्रांसपोर्ट किया जाता है ट्रांसपोर्ट, तो कि वो आपको स्टडी करके बताएंगे कि इतने टेम्परेचर में या फिर इतने प्रेशर में ये बर्न आउट हो जाएंगे। तो 35 इंडिविजुअल्स कंप्राइजेस ऑफ फ्रॉम डिफरेंट डिपार्टमेंट, और ये सारे लोग मिलकर जो एक एजेंडा, एक ओवरऑल एक्टिविटीज, ओवरऑल सेफ्टी को हर मंथ अपने मैगजीन के द्वारा पब्लिश करते हैं। क्लियर? फ्लाइट सेफ्टी फाउंडेशन कब फाउंड किया गया था? 1947 में। तो लेट्स मूव ऑन। नेक्स्ट हो गया, अभी जो फ्लाइट सेफ्टी के बारे में बात करें, अभी जो मेंबरशिप है वो 1000 ऑर्गेनाइजेशंस हैं। ऑर्गेनाइजेशन ने इसमें पार्ट लिया है, विच इज इंक्लूड अबाउट अप्रॉक्सीमेटली 150 कंट्रीज। ओके, तो लेट्स मूव ऑन दोस्तों। इसकी रीजनल ऑफिस भी है, ऑस्ट्रेलिया में आपको मिलेगी, सो रीजनल ऑफिस, बट एनी हाउ इसका हेडक्वार्टर आपको जो है अलेक्जेंड्रा जो वर्जीनिया है यूएस में, वहाँ पे आपको इसका फाउंडेशन किया गया है। किसके द्वारा? 1947 में जेरोम एफ जेरी के। इसका हेडक्वार्टर आपको वर्जीनिया यूएस में है, बट एनी हाउ इसका रीजनल ऑफिस मेलबोर्न और ऑस्ट्रेलिया में मिलेगी आपको। तो लेट्स मूव ऑन। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इज ईएए, एक्सपेरिमेंटल एयरक्राफ्ट एसोसिएशन। इट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट ग्रोइंग एंड डाइवर्स ऑर्गेनाइजेशन दोस्तों। इसको कब एस्टेब्लिश किया गया था? 1953 में। इसका मेन मकसद ये है कि जो भी लोग अपने खुद के एयरप्लेन्स डेवलप करना चाहते हैं तो उन लोगों को ये मैन्युफैक्चर करके देते हैं। जैसे आपने देखा होगा प्राइवेट जो एयरप्लेन्स हैं, एयरक्राफ्ट्स हैं, उनको अपने खुद की डिज़ाइन चाहते हैं लोग, और इनका मकसद यही है कि जितने भी एंटीक जो है एयरक्राफ्ट्स रहते हैं 1980s के, 1999s के, और कई सारे ऐसे जो अभी जो उसको बंद कर दिया गया है, ये सारे लोग इनको हायर किया जाता है इसमें। और हेलीकॉप्टर्स ले लीजिए, सारा कुछ जो एविएशन रिलेटेड है। इसमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको पर्टिकुलर एयरलाइन पे काम करते हैं, तो इसमें सिर्फ आपको क्लासिक्स एंटिक पीसेस पे ये लोग कलेक्शन का काम करते हैं, और मैन्युफैक्चरिंग एयरक्राफ्ट भी करते हैं लोग। इसको कब फाउंड किया गया था? 1953 में। ये बस इतना ही जान लीजिए आप, इसको ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। दे आर ऑल डीलिंग विद द एंटिक्स एंड क्लासिक वॉरबर्ड्स और एरोबैटिक एयरक्राफ्ट, बट इसका फाउंडिंग ईयर आपको 1953 में है। एंड दे आर कंसर्न विद द इंटरेस्टिंग बिल्डिंग देयर ओन एयरप्लेन्स। ये किसी एयरलाइंस को या कोई एयरलाइंस को मैन्युफैक्चर नहीं करके देते। नेक्स्ट हो गया SCTP, सोसाइटी ऑफ एक्सपेरिमेंटल टेस्ट पायलट। तो दिस इज बेसिकली एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि एयर सेफ्टी को प्रमोट करता है। तो यहाँ पे क्या होता है, जितने भी पायलट्स जो एग्जाम क्लियर करके यहाँ पे आते हैं तो उनको ट्रेनिंग दी जाती है किस तरह से आप सेफ्टी रेगुलेशंस एंड गाइडलाइंस को फॉलो करेंगे जब से आप एयरपोर्ट में एंटर होंगे, और जब तक आप एयरप्लेन से एयरपोर्ट से बाहर जाएंगे उस तक उनको ट्रेनिंग दी जाती है। और इसको कब फाउंड किया गया था? सितंबर 14, 1959 को इसको एस्टैब्लिश किया गया था दोस्तों। बस आप फाउंडिंग ईयर और इनका जो ट्रेनिंग दी जाती है वो इनका मकसद यही है कि सेफ्टी को प्रमोट करें। ओके, और इनकी जो ट्रेनिंग है वो पायलट्स को दी जाती है। बस इतना याद कर लीजिए आप, ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है। जो स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था ऑर्गेनाइजेशन ICAO, IATA, गामा, ये आपको यहाँ से क्वेश्चंस पूछने के बहुत सारे चांसेस हैं। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलता हूँ मैं आपको अगले लेक्चर के साथ। फिर एक इंटरेस्टिंग एविएशन टॉपिक के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो कोई भी डाउट हो तो दोबारा से इस लेक्चर को देख लीजिए, क्योंकि इतने डिटेल से आपको सारे यूट्यूब में आपको मिलेगा ही नहीं वीडियो। अगर आप एविएशन के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं तो ये कोर्स आपको बहुत ही हेल्पफुल मिलेगा। तो चलिए मिलता हूँ फिर अगले लेक्चर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।